राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मंसूर, पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर। और आज ये बड़ा कोई अंग्रेज़ी किस्म का टॉपिक लेके आए हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और मैंने फ़ोन पे कहा, मैंने कहा ऑफ कोर्स अब्दुल्ला, आई थिंक ये बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत अच्छा टॉपिक ये होना चाहिए। कुछ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड सस्टेनेबल इंटीरियर्स टू मेक दिस मदर अर्थ लिवेबल आफ्टर 200 ईयर्स। मैंने कहा डी अंग्रेज़ी मैनू कितने समझ आती है अब्दुल्ला, बस तू आ जा लेके कुछ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ये तुमने अंग्रेजियाँ मारी थी कल फ़ोन पे, उनका ज़रा आसान सलीस उर्दू में तर्जुमा भी करके बताओ कि आज का टॉपिक क्या है। आई थिंक ये इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है, बिल्डिंग होती है, चाहे वो घर हो चाहे कोई पब्लिक प्लेस हो, तो उसको जो है वो काम चलाने के लिए पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, अंदर एक सर्टेन तरह का टेम्परेचर हमने मेंटेन रखना है, उसके लिए वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हीटिंग वगैरह चाहिए, गैस की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर बिल्डिंग के लिए एक ये नेसेसिटी है, इसके बगैर जो वो बिल्डिंग ऑपरेशनल नहीं हो सकती। लेकिन ये कि उसको सस्टेनेबल किस तरह बनाया जाए, उसका ऐसा मॉडल किस तरह बनाया जाए कि पैसे कम खर्च हों लेकिन बिल्डिंग जो है वो चलती रहे। अच्छा। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने घरों को, अपनी बिल्डिंग्स को सस्टेनेबल बना सकते हैं कि इन द बिगिनिंग शायद छोटी सी उसकी कॉस्ट हो लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है वो हमेशा फ़ायदा देगी हमें। और मेरा ये भी ख्याल है कि एज एन इंडिविजुअल हमारी थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हम इस दुनिया में आ गए हैं तो जो दुनिया का टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो आई थिंक एज एन इंडिविजुअल जो हम छोटा सा इनिशिएटिव ले सकें तो हम उस तरीके से एक स्टेप एटलीस्ट ले लें अपने घरों में, अपने प्रोजेक्ट्स में। अब्दुल्ला ने जो कहा है ना कि हम इस दुनिया में आ गए हैं तो हम ऐसे लग रहा था अब्दुल्ला के पास ऑप्शन थी कि आपने प्लूटो में पैदा होना है या मार्स में पैदा होना है, अर्थ भी एक ऑप्शन है। तो अब्दुल्ला ने ऑप्शन 3 दी थी अर्थ, तो वो बस वही कुरानदाजी में नाम तुम्हारा अर्थ के लिए निकला। बिल्कुल, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या पता किसी और प्लैनेट में भी कोई लाइफ डिस्कवर हो जाए। है तुम जाना चाहोगे वैसे बताओ, अगर 1 वे टिकट मिले? व्हाई नॉट, 1 वे टिकट है, व्हाई नॉट, एग्जैक्टली। स्पेस पे जाने का 1 वे टिकट है, वापसी नहीं होगी। बिल्कुल रेडी? हाँ, मैं तो एडवेंचरस हूँ, मैं तो डेफिनेटली जाऊंगा। और तुम्हारी बेगम? वो कहेगी मेरे से पूछे उसको साथ लेके जाओ। हाँ फिर ठीक है, वरना वो कहेगी मेरे से पूछे बगैर तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि तुम गए कहीं। जी। तो अभी तो हमारे पास ये दुनिया, उसको हम किस तरह सस्टेनेबल बना सकते हैं, तो जरा उसकी कुछ हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या पॉइंट्स हम कर सकते हैं। कंट्रोल रूम जरा पहली स्लाइड में दिखाइएगा। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमारा, जिस तरह हम इधर पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और हम यहाँ से शो कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ की इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें और ये कहीं पे भी जहाँ पे भी आप दुनिया में हैं, कोई ना कोई एक साइड आपकी ऐसी होगी, नॉर्थ से कभी ज़्यादा सूरज आ रहा होता है, कभी साउथ से ज़्यादा आ रहा होता है, वेस्ट से कभी ज़्यादा आ रहा होता है। तो ये जो हमारी पिंडी इस्लामाबाद में जो साउथ वाली साइड है वहाँ से बहुत ज़्यादा सूरज आता है, तो उसको हम स्पेशली उसका ख्याल रखते हैं कि उसको किस तरीके से हम कम से कम सूरज आए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, भाई आपको एक दीवार नज़र नहीं आ रही, आपको 2 दीवारें नज़र आ रही हैं। यस। और उसके बीच में जो है वो उन्होंने जो है वो स्टायरोफोम रखा हुआ है या थर्मोपोल जिसे हम कहते हैं, वो रखा हुआ है ताकि इंसुलेशन हो जाए। इससे एडवांटेज क्या होता है कि वो जो सारी की सारी हीट होती है जो सूरज की वजह से आ रही है वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाती है। यानी कि इस वक्त जो नाजरीन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 दीवारें आपको नजर आ रही हैं, बीच में जो वाइट सा थर्मोपोल या स्टेरोफोम कुछ भी आप कहें, जो पैकिंग का जो मटीरियल होता है, बिल्कुल, वो अगर आप परमानेंटली लगा दें तो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म ज़्यादा हो सकता है। एग्जैक्टली। और ये जो है जो थर्मोपोल है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेंशन करता चलूँ कि जो अभी बाज़ार में मिलता है आपको किसी स्टेशनरी शॉप पे, उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। अच्छा। क्योंकि वो जो वो बच्चों के लिए मॉडल्स बनाने के लिए इस तरह के लिए होता है। ये जो स्पेशल कंपनीज होती हैं जो इंसुलेशन का काम करती हैं, ये बहुत हाई डेंसिटी के थर्मोपोल शीट्स बनाती हैं, बिल्कुल लकड़ी की तरह सख्त होता है। जी। उनका वजन बहुत हल्का सा होता है लेकिन जो उसकी सख्ती होती है वो बिल्कुल लकड़ी की तरह होती है। ओके, तो वो वाली हमने शीट्स इस्तेमाल करनी है अगर हमें सही रिजल्ट चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए कि इस तरह की स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन जी राइज जो होता है, जी राइज हो गया, वो अंदाज हो गया है पाकिस्तान में? डेफिनेटली इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हमने खुद भी काम किया है। जब हम अपने घर बना रहे थे उसमें भी हमने इस चीज़ का ख्याल रखा कि जो साउथ साइड वाली दीवार है वो हमारी थोड़ी सी मोटी है क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो सूरज आता है। मसला सिर्फ ये है कि चूँकि थोड़ी सी इसके अंदर इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है कि आपने थर्मोपोल शीट्स लेनी है और आपने एक दीवार की बजाय 2 दीवारें बनानी है उस जगह पे। लेकिन ये कि इन द लॉन्ग रन जब आपका एसी का बिल कम आएगा, आपका जो वो गैस है वो कम इस्तेमाल होगी, तो फिर आपको जो है ना वो इसके एडवांटेजेस लगेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बचत होगी इन द लॉन्ग रन। यानी कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो वाला उसूल यहाँ पे। जी अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो वो हमारा नंबर 1 एक आइडिया जिसको हम कर सकते हैं। जो एक दूसरी सजेशन है वो ये है कि जिस तरह हम अपनी विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये डबल ग्लेज्ड विंडो इस्तेमाल हुई हुई है।
डबल ग्लेज्ड विंडो क्या होती है, उसके अंदर 2 शीशे लगे हुए होते हैं और उनके बीच में छोटा सा गैप होता है या छोटी सी कैविटी होती है। तो इसका भी हमें एडवांटेज जो है वो यही मिलता है कि जो सूरज की जो तपिश होती है वो अंदर आते आते बहुत मिनिमाइज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अगेन खर्चा बज़ाहिर डबल है। अभी आपने 2 शीशे लगाए, लेकिन ये कि जब आपका बिजली के बिल में आपकी जो सारी की सारी बचत होगी तो उसका फिर आपको एडवांटेज होगा। बिल्कुल ठीक। जी सैफी भाई आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये और एग्जांपल है कि सिर्फ डबल ग्लेज्ड अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बल्कि ट्रिपल ग्लेज्ड भी है। अच्छा, ट्रिपल भी है। जी, तो अपने यानी बजट 3 शीशे। एग्जैक्टली, तो आप अपने बजट को मद्देनजर रखते हुए आप जो है वो 3 शीशों की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ। अच्छा, वाकई इससे फिर सर्दी जी कम होती है। कम होती है, और क्योंकि देखें और गर्मी भी कम होती है। बिल्कुल, जो भी हम एयर कंडीशनिंग का हमारा सिस्टम करते हैं वो हीट जनरेट करता है बाहर की साइड में, जो उसका आउटर यूनिट होता है। तो जब हीट जनरेट होती है तो वो फिर क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। अब अगर एक ऑफिस बिल्डिंग है और वहाँ पे कोई 100 के करीब एसीज लगे हुए हैं तो वो कितनी ज़्यादा हीट जनरेट कर रही होगी। हमारे घर भी हीट जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका जो एडवांटेज है वो हमें ये होता है कि हमें जो है वो कम एसी चलाना पड़ता है। जब कम एसी चलाना पड़ता है तो फिर हमारी जो है ना वो बचत हो जाती है, कॉस्ट भी बच गई और क्लाइमेट भी हमारा जो हमारी अर्थ है वो भी बच गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हम देखते हैं, ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे पिक्चर है ये पाकिस्तान की एग्जांपल है कि इन्होंने जो खिड़की है उसके सामने कुछ जाफरीज का इस्तेमाल किया हुआ है, स्क्रीन का इस्तेमाल किया हुआ है। और जो राइट एग्जांपल है वो भी एक और मिसाल है पाकिस्तान से बाहर की, कि उन्होंने भी शीशे के आगे कोई जाफरी का या स्क्रीन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगेन दैट इज़ एन अदर वे कि ये थोड़ा सा एक डिज़ाइन एलिमेंट भी आपका ऐड हो जाता है, बट एट द सेम टाइम जो सूरज की तपिश है वो कम आएगी और फिर आपकी जो एनर्जी है जो कि सारी की सारी एसीज़ को चलाने में, पंखों को चलाने में लग रही है, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है बाहर के टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में। और मुझे याद है हमारे 60s और 70s में ये बहुत अंदाज राइज था। मुझे भी आपने ये तस्वीर दिखाई है तो मुझे कराची के कुछ इलाके जहन में आ रहे हैं। रावलपिंडी का पुराना हार्ले स्ट्रीट और वेस्टरिज के एरिया के अंदर बहुत से घरों में भी मुझे ये तजुर्बा होते हुए नजर आया। अब मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो पुरानी कंस्ट्रक्शन में ये था। जी, इस्लामाबाद में भी जब बन रहा था, और अगर आप उसकी कोई बहुत सारी जो पुरानी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको देखें तो उसके अंदर भी आपको ये एलिमेंट नजर आएगा। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसे कहते हैं ब्रीस सोले। ब्रीस सोले, जी। अच्छा। so, उसका जो है ना वो ये उसका पर्पस है कि वो एक स्क्रीन टाइप की सी होती है खिड़की के सामने, जो कि आपकी जो सारा का सारा जो धूप है उसको कम कर देती है और जो इनसाइड वाला एरिया है उसको मोर लिवेबल बना देती है। और वैसे भी ये कि बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते और अंदर वाले बाहर देख सकते, तो वो जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी वाला जो एलिमेंट है वो भी उसमें बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ठीक। जी अगले आइडिया पे बढ़ते हैं। दूसरा ये कि जो कि हम खिड़कियों की बात कर रहे हैं तो मैं अक्सर औकात देखता हूँ यहाँ पे कि लोग क्या करते हैं कि खिड़की के ऊपर शेड उस तरीके से नहीं देते। वो ये करते हैं कि अपना काम आसान करने के लिए, या ठेकेदार अपना काम आसान करने के लिए जो छत होती है जो कि खिड़की की टॉप से बहुत ज़्यादा ऊपर है, वो छत को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन आप नोट कीजिएगा, और मेरी जो व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है उसको नोट करें, किसी भी वक्त उसका जो शेड है वो खिड़की के ऊपर नहीं पड़ रहा होता। बिल्कुल। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट, बारिश का डायरेक्ट पानी शायद ना आ रहा हो, वो भी इतना नहीं, मेरा ख्याल है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। उससे भी फर्क तो वो जो भी विंडोज़ के ऊपर शेड है वो विंडो के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, ताकि वो आपको सूरज से भी प्रोटेक्ट करे, और जो बारिश हो रही है उसका भी पानी अगर कहीं पे कोई लीकेज है या कहीं पे कोई वो जो है वो सुराख खुला रह गया तो वहाँ से वो बारिश का पानी भी जो है वो अंदर की तरफ ना। अगेन मेरे ख्याल में ये जो तस्वीर आपने पहले हमें दिखाई, इसका ये अंदाज हमें यहाँ साउथ एशिया की ओल्ड स्टाइल के अंदर ये हमें बिल्कुल मिलता है, नजर आता है, लेकिन अब होना शायद कम हो गया। जी जी जी। और बेशक आपका इस तरह का शेड हो या आप किसी और तरीके का सिंपल सा कंक्रीट में शेड निकालना चाहें, तो जो भी शेड हो बस आपने उसको खिड़की के बिल्कुल ऊपर रखना है, अगर आपने उसका एडवांटेज उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी आगे बढ़ेंगे। आगे है जी 70% हीट थ्रू रूफ। ये क्या है जी? तो जी अभी हमने कुछ खिड़कियों की बात की, हमने दीवारों की बात की, तो वो एक तरीका है, वो 30% हीट अंदर लेके आते हैं। लेकिन जो 70% है, आधी से भी ज़्यादा हीट, वो हमारी छत के थ्रू हमारे घरों के अंदर आती है। ठीक है। इसीलिए हम नोट करते हैं कि जी जो ग्राउंड फ्लोर है उधर टेम्परेचर बेहतर होता है, जो फर्स्ट फ्लोर है उधर जो है ना वो वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो है वो हम क्या सोल्यूशन निकालें, तो कोई भी आपको जिस भी आपका तरीका है, कोई बहुत सारे देसी तरीके भी होते हैं, तो अगर आपको उनसे वाकिफ़ हैं और उनको अप्लाई करना चाहते हैं उनको अप्लाई करें। मैं जो तरीका सजेस्ट करने लगा हूँ वो मेरे ख्याल से जो है हमारे प्रोफेशन में हम जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट समझते हैं, आई विल शेयर दैट। उसमें भी हम थर्मोपोर शीट्स यूज़ करते हैं, और मेरी एग्जांपल जो है अगली स्लाइड में आपको नज़र भी आएगी। अगली स्लाइड में ये है ये जो थर्मोपोर शीट्स हैं, और इनको लगाना किस तरह है, अप्लाई किस तरह करना है, वो हम इससे नेक्स्ट इमेज में देखते हैं। ये हम देख सकते हैं कि सारी की सारी उन्होंने पहले छत की पोरिंग हुई हुई है, छत पड़ी हुई है,
और छत के ऊपर फिर उन्होंने ये जो सारे के सारे थर्मोपोर शीट्स हैं ये रखी हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे नॉर्मल रखते हैं। जी जी, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती ये हुई है कि जो सारी की सारी शीट्स है वो उन्होंने बिल्कुल जोड़ के आपस में एक दूसरे के साथ रखी हैं। ठीक है। उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर से कंक्रीट पोर करते हैं इसको कवर करने के लिए, तो उसका नीचे वाले कंक्रीट के साथ कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट वाले इमेज में जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे थर्मोपोर शीट्स में गैप है। तो आपको ग्रिड सी आपको लग रहा है, और ये सही तरीका है। ये सही तरीका है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर सारी की सारी कंक्रीट पोर करेंगे तो वो जो नीचे वाली कंक्रीट है जो छत पड़ी हुई है उसके साथ उसका एक अच्छा कनेक्शन बन जाए। जी, यानी सैंडविच बन जाए। एग्जैक्टली। तो ये शायद थोड़ी सी ना सुनने में बोरिंग लगे, लेकिन ये जो सारी की सारी चीज़ें सिंपल सी हैं, हम इन्हें अप्लाई करें। जिनके घर अभी बन रहे हैं या वो कुछ अपने ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं अपनी छत पे, तो वो इन सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, थर्मोपोर ठीक है, खर्चा है जी, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इतना भी कोई खौफनाक खर्चा नहीं है कि आप इन द लॉन्ग रन, आप ज़ाहिर है 50-70 साल 100 साल के लिए उस इमारत को बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इतना बुरा इक्वेशन नहीं सो है। थर्मोपोर जो है वो एक एक्सपेंस है, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि थर्मोपोर की बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, शुक्र है। दूसरा ये जो एक और खर्च है वो ये कि आपने थोड़ी सी कंक्रीट भी ऊपर से और पोर करनी है उसमें, तो वो भी जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा वो है। लेकिन ये कि जब हमने शुरू में बात की कि जब आपका वो बिल आएगा और आपको खुशी होगी कि आपने अपने इतने सारे हज़ारों रुपए बचा लिए हैं, तो आप कहेंगे कि वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो बिल्कुल सही जगह। वो शायद मुझे तो लगता है पहले 2 साल में ही वो पैसे बराबर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो अब अगर हम ये वाली ट्रीट, और इन चीज़ों का ये भी है कि ये जो भी आपने चीज़ करानी है, हमने दीवारों की एग्जांपल देखी, हमने शीशे की एग्जांपल देखी है, अभी हमने छत की एग्जांपल देखी है, और अभी आगे कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट कि जब घर बन रहा है ये सारी की सारी चीज़ें आइडियली उसी वक्त हो जाए। तो बजाय इसके कि आप एक कमरा एक्स्ट्रा बना लें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये वाली चीज़ें में वो पैसे इन्वेस्ट कर दें तो ये ज़्यादा लॉन्गर जो है ना वो सस्टेनेबल मॉडल। कुछ और स्लाइड्स भी हैं जी हमारे पास, सब जरा क्विक उनकी तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, तो एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है कि सोलर पैनल्स आजकल एक बड़ी नेसेसिटी बन गई है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो एनर्जी की कॉस्ट है वो बढ़ रही है। मैं अक्सर औकात देखता हूँ कि जी वो सोलर पैनल्स वो इस तरीके से लगाए हुए होते हैं कि वो छत से बाहर निकल रहे हैं, वो बहुत बुरे लग रहे हैं, सारी बिल्डिंग को ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चूँकि हम उस पर बात कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल वाले उसमें भी आ गया, और हम थोड़ा सा साथ साथ एस्थेटिक्स को भी टच करते चले। तो आप देख सकते हैं कि जो छत पर उन्होंने लगाए हुए हैं, तो वो जो छत पे हमारी छोटी सी एक बाउंड्री वॉल होती है या पैरापिट वॉल होती है, तो ये सारे के सारे उससे नीचे हैं। तो जब आप सड़क पे खड़े हुए होंगे और आप बिल्डिंग को देख रहे होंगे या दूर से सड़क पे आ रहे हैं गाड़ी में, तो आपको नज़र नहीं आएंगे ये। तो ये है, तो इसका ये एडवांटेज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, एक स्लाइड और है कंट्रोल रूम, अगर वो भी हाथ के हाथ हमें दिखला दीजिए जी। और एक और जो चीज़ है वो आपको पता है कि पूरी दुनिया में पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, और लोगों का ख्याल है कि शायद अगर कोई बड़ी जंग आएगी तो वो शायद पानी से रिलेटेड ही हो। तो उसका भी जो हम तरीका कहते हैं, ये हमने इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में जितने भी आजकल घर बना रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जो रेन वाटर है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, जो बारिश का पानी है। उसके लिए तरीका क्या होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ, कि जो भी पानी छत पर आ रहा है या कहीं पर भी और पड़ रहा है, तो उसको जो है वो हम एक पाइप के ज़रिए एक्यूमुलेट कर लेते हैं एक टैंक में। ठीक है। तो वहाँ से टैंक से जो है ना वो, अगर आप फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना चाहते हैं तो फिल्ट्रेशन लगा लें, ताकि वो आपके पीने के लिए भी शायद इस्तेमाल हो सके, किसी और भी चीज़ के लिए हो सके। लेकिन अगर फिल्ट्रेशन प्लांट वाली कॉस्ट आपने बचानी है तो आप उसे सिर्फ स्टोर करें, और फिर आप उस पानी को जो है वो गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, अपने बाग में पानी गाड़ी धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयलेट में फ्लश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसके भी बहुत सारे जो हैं वो कारामद तरीके हैं जिनको उस बारिश के पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके लिए क्या छत का ऐसे स्लाइडिंग? बिल्कुल भी नहीं। जो फ्लैट छत होती है वहाँ पे भी हम पानी का कुछ ना कुछ सिस्टम रखते हैं कि वो पानी हल्की सी स्लोप होती है, और वो पानी सारा एक जगह पे आके या 2 जगह पे आके अगर छत बड़ी है तो वो सारा का सारा पाइप से वो नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन अक्सर औकात आपने देखा होगा कि वो पानी नीचे आता है और फिर वो ज़ाया हो जाता है। हाँ। तो वो सड़क पे बह जाता है या कहीं और हो जाता है। तो अगर हम उस पाइप को थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक छोटा सा टैंक बना लें जहाँ पे ये पानी एक्यूमुलेट हो जाए, तो फिर इससे जो है ना वो हम जो है वो अपने गार्डन को पानी दे सकें, या जिस भी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई बड़े ज़बरदस्त आपने मशवरे दिए, और मेरा ख्याल है अब्दुल्ला हमें इनकरेज करना चाहिए अपने नाजरीन को कि अगर उनमें से कोई ऑलरेडी इस तरीक़े को इस्तेमाल कर रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप और हमारे इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। राइजिंग पाकिस्तान _PTV होम और 0308893949 हमारा टेलीफोन नंबर है। वैसे तो इस नंबर का इस्तेमाल आप रोज़ाना की बुनियाद पे करते ही रहते हैं, और आपके पैगामात से हम प्रोग्राम को सजाते भी रहते हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर में अब्दुल्ला से हमने ये मशवरे तो लिए
कारआमद, $1 मिलियन मशवरे, लेकिन अब आपके $1 मिलियन मैसेजेस भी हमने अब्दुल्ला को ही कहा कि यार अपनी प्यारी सी आवाज़ में अच्छी साफ सुथरी उर्दू में सुना। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास तुम्हारी उर्दू का प्रेशर है, मैं कुछ हफ्तों से बढ़ाता जा रहा हूँ, तुमने नोट किया? कोई बात नहीं, मेरी मेरी बड़ी प्रैक्टिस हुई है। अच्छा। तो हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज जो है वो हमें ज़ीशान ने भेजा है जलालपुर चक नंबर 67 से। ठीक है। वो कहते हैं सबसे पहले तौसीक सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम मेरे घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बोल और सुन नहीं सकता, लेकिन मुझे मेरे घर वाले ट्रांसलेट करके साथ साथ बताते हैं कि अब ये बात क्या हो रही है, और अगर वो हंस दें तो मैं पूछता हूँ कि ये किस बात पे हंस रहे हैं, तो वो फिर मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि आपने कौन सा ऐसा जोक किया है कि जिस पे सब लोग हंस रहे हैं। मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। और इनका नाम है ज़ीशान। ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच। और मैं ज़ीशान की बहन से, भाई से, अम्मी अब्बू जो भी इस वक्त मुतरज्जम है साइन लैंग्वेज में, मैं चाहूँगा कि आप ज़ीशान को बताएं कि ज़ीशान थैंक यू वेरी मच। और ज़ीशान की तरह और बहुत से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे बहन भाई पाकिस्तान के जो बोल और सुन नहीं सकते, आप में से बहुत बड़ी तादाद है, और हमें मालूम है जो राइजिंग पाकिस्तान देखते हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि वो कहते हैं कि तौसीक अंकल जब आधी बातें जो हाथों से कर रहे होते हैं तो आधी बात तो हमें वही समझ आ जाती है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका अपना शो है। और आप ज़ीशान अगर ख़ास तौर पे किसी हवाले से किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम अपना कोई सेगमेंट सजाएं जिसमें आपके लिए कोई हेल्प हो सके, आपकी कोई रहनुमाई हो सके, तो प्लीज़ आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताना है। और आमना और उनकी टीम को मैं अभी से इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि ज़ीशान के मैसेज का आपने इंतज़ार करना है, और वो जो भी फरमाइश करें वो हमने, वो कहते हैं, हंगामी बुनियादों पे पूरी करनी। थैंक यू ज़ीशान, थैंक यू वंस अगेन। जी। अच्छा, जो नेक्स्ट मैसेज है वो हमें मिसेस सजीला दिलशाद ने भेजा है लाहौर से। जी। वो कह रही हैं कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सजीला, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको लंबे अरसे से देख रही हूँ। अब मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ भी आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बेहतरीन शो, जब भी देखना होता है तो PTV जो है वो उसके लिए बेहतरीन चैनल है। सजीला दिलशाद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, बिल्कुल, आप भी छोटी सी थी तब से आप मुझे देख रही हैं, आपकी खाला भी जब छोटी सी थी तब से मुझे देख रही हैं, अब आपके बच्चे भी छोटे से हैं तो वो देख रहे हैं। यही ज़िंदगी की खूबसूरती और ज़िंदगी का हुस्न है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप PTV की इस हम तो कहते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामिंग, कि हम रेटिंग की जंग में नहीं ज़्यादा पड़ते, और उस वो भी खैर बुरी चीज़ नहीं है। अच्छी क्वालिटी की सही करनी चाहिए, काविश करनी चाहिए, दूसरे चैनल से बेहतर प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। और यही राइजिंग पाकिस्तान का और PTV होम का खासा है कि हम सिर्फ वक्ती तौर पर कुछ हल्ला गुल्ला करके आपकी अटेंशन को अपनी तरफ मुतवज्जह कराने के चक्कर में कुछ भी इर्रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएट नहीं करते। और आपने अगर इस बात को महसूस किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमें नेक्स्ट मैसेज आया है वो हुमैरा हनीफ ने आपको मैसेज किया है चक बेली से। ठीक है। वो कह रही हैं उनको थोड़ी सी शिकायत है आपसे। अरे हुमैरा बताइए क्या शिकायत? पूछ रही हैं कि राइजिंग पाकिस्तान के शो में एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ये नई पाबंदी लगा दी गई है कि हमारे सेगमेंट में तस्वीर शामिल नहीं होंगी, मतलब तौसीक सर आपने भी हमारा साथ नहीं दिया कि नई नई तस्वीरें लाजमी शामिल होनी चाहिए। अच्छा भाई, बात ये देखो, हम तो मतलब जमहूरियत के मानने वाले लोग हैं, तो मैंने वाकई, मैं आपको बताऊं कि ये जो फैसला हुआ इसके अंदर मेरा वोट इसके अगेंस्ट था, लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट इसलिए किया कि भाई अब जाहिर है वोटिंग के अंदर जब पूरी टीम बैठी तो ज़्यादातर लोगों ने इसके हक में वोट दिया और हमने उसको दिल की गहराइयों से कबूल किया। लेकिन यहाँ पे वजाहत करता चलूँ कि पाबंदी तस्वीर लगाने पे नहीं लगी, पाबंदी बोरिंग, गैर मयारी, रूटीन की तस्वीर या पेंटिंग्स पे लगी है। अगर आप कोई यूनिक सी पेंटिंग, कोई यूनिक सी तस्वीर खींच कर भेजें जिसमें आपके इलाके, जैसे अब्दुल्ला भी आर्किटेक्चर का जिक्र कर रहे हैं, आपके इलाके का कोई खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, या आपके घर का कोई स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत यूनिक है, या जिस घर में आप रहते हैं रहती हैं वो पता नहीं, आई डोंट नो, 100 साल पुराना है और उसकी कोई एक वैल्यू है, तो हमें कुछ ऐसी तस्वीर चाहिए जिससे कोई वैल्यू एडिशन हो सके हमारी स्क्रीन को। वो मैं वही कहता हूँ, एक गमला और एक फूल, वो वाली जो तस्वीर है ना, उन पे पाबंदी हमने लगाई है, लेकिन तस्वीर पे पाबंदी नहीं लगाई। नहीं तो थोड़ी सी वजाहत
तो अब उम्मीद है कि हुमैरा हनीफ जो है वो हमें कुछ इंटरेस्टिंग सी पिक्चर्स वगैरह भेजेंगी ताकि जो है वो हम शामिल कर सकें। जो लास्ट मैसेज आज के लिए वो है हमें किया है मिसेस माजिद ने रावलपिंडी से जी। कह रही हैं कि आपकी $1 मिलियन एडवाइस जो है वो $1 ट्रिलियन हो जाती है क्योंकि आपको प्यार वाली डांट का फ़न भी खूब आता है। फिर उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि हम माएँ तो 2 दफ़ा मेरे प्यारे बच्चे कहकर तीसरी दफ़ा ठहरो मैं बताती हूँ तुम्हें वाले लहजे में अब आ जाती हैं। लेकिन उन्होंने फिर एक सवाल भी आपसे पूछा है, मशवरा भी मांगा है। वो पूछ रही हैं कि अब उन बच्चों का क्या करें जो कहते हैं कि हम करेले तो खा लेंगे लेकिन छिलका उतार कर, या लीमू का पानी तो पी लेंगे लेकिन छान कर, या तरबूज तो खा लेंगे लेकिन बीज निकाल कर। अरे भाई मिसेस माजिद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कितना तफसीली आपने मैसेज दिया, और ये जो कुछ हफ्ते पहले मैंने $1 मिलियन एडवाइस दी थी कि खाने की चॉइसेस के हवाले से, तो उसकी तरफ आपकी निशानदेही है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इतना तो बच्चों का हक बनता है कि तरबूज के बीज निकाल कर उन्हें खिलाया जाए, है ना जी। लेकिन उस अमल में उनको अगर शामिल कर लिया जाए, मिसाल के तौर पे आप तरबूज के 5 टुकड़े एक बच्चे को दें, 5 दूसरे बच्चे को दें, 5 अपने पास रखें और कहें कि अच्छा भाई अब हम टाइमर पे देखेंगे कि सबसे पहले तमाम बीज कौन उसके निकालता है। वो खेल भी बन जाएगा, उनको आदत भी हो जाएगी, आप पे वर्क बर्डन भी नहीं होगा और वो उसको एंजॉय भी करेंगे और सब मिलके खाएंगे। जी, और उस एक्टिविटी के साथ साथ उन्हें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि बीज निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत तो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो उसके साथ ही खा ले। एग्जैक्टली। और जहाँ तक करेले का छिलका उतार कर करेले खाने का ताल्लुक है, तो ये तो मैं कहता हूँ मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, इसलिए कि करेले का असल लुत्फ ही उसके छिलके के अंदर, और वो जो कड़वा कसैलापन जो करेले का है वो अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर आप टींडे खा लें, है ना। फिर करेले क्यों खा रहे हैं आप? मुझे इत्तेफाक लगता है नहीं कर रहे। नहीं, मुझे बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मुझे खुद जो है वो कीमे भरे करेले बहुत पसंद है। एग्जैक्टली। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अंदाज में आपने मैसेजेस भी हमें पढ़कर सुनाए, और सेगमेंट आज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के हवाले से वाकई बहुत मुफीद था। थैंक यू, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शिराज सिकंदर, जो हमारे बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, मैं तो कहूँगा इन्फ्लुएंसर हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, इसलिए कि शिराज ने अपनी बॉडी को जिस तरह से ओवर द ईयर्स उसका ख्याल रखा है, और जिस तरह से वो जिम में, अभी मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि 3 घंटे रोज़ाना ये लड़का जिम में होता और इसका फ़ोन इसके पास नहीं होता। तो अभी आज ट्रेनर उस्मान से तो हमने कुछ टिप्स लिए, अभी शिराज से उनकी एक्टिंग और मॉडलिंग, जिनको आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और PTV ABP ड्रामा में काम करते देखते हैं, उस पर तो बात होगी। लेकिन आज शिराज ने कुछ कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं ज़रा जिम टाइप, उससे 1-2 टिप्स अभी आपसे एक्सरसाइज करवा के भी लेंगे इस ब्रेक के बाद।